हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की क्लास फिर से ऐसे शुरू है। कल जो है हमारी टेस्ट सीरीज थी और आपने देखा होगा कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई है सैटरडे को, वो था हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और इसका आधा कंप्लीट हुआ था, आधा बाकी है। और जस्ट फॉर रिमाइंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये चेर और मलयालम भाषा का विकास ये हमने पढ़ा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जिसने नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखना। शासक और धार्मिक परंपराएं में हम लोगों ने जगन्नाथ संप्रदाय देखा है। उसके बाद से हम लोगों ने राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, ठीक है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग जो प्रदेश है वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी गई हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय सीमांत है मतलब कथक के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से कथक शब्द निकला और अलग अलग राज्य में जो है ये नृत्य शैली का रूप धारण किया, ठीक है। ये रहा। उसके बाद से आपने देखा होगा कि हमने ये भी पढ़ा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है मान्यता मिली, जिसमें से ये मैंने आपको बोला था याद करने के लिए: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, 1 बजे होती है डेली, बट उस क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा ये आज डिले हो गया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि लघु चित्र जो कि पूछते हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, आप ये फोटो देख सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने पहली वाली क्लास देखी है जरूर बताना। बसोहली शैली किसे कहते हैं, कांगड़ा शैली किसे कहते हैं, ये सब आपको याद भी है कि आप भूल चुके हैं। किस तरीके के रंगों का प्रयोग होता था ये भी। और बंगाल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट का जो है तैयारी तो कर रहे हैं, तो बट इतना याद रखो कि आने वाले समय में, क्योंकि मैनिफेस्टो तो निकला है भाई कि उसमें आपको सुपर टेट हो गया, केवीएस हो गया, अलग अलग राज्यों में भर्ती निकालने की बात हो रही है। देखते हैं आगे किसकी सरकार बनती है, बट हमारा तो बस एक ही काम है कि हमें शिक्षक भर्ती चाहिए। कोई भी सरकार आए बट युवाओं के लिए तो जरूर होना चाहिए नौकरी, ठीक है। तो कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो में निकला है, बस भगवान करे कि इस बार स्टूडेंट्स के लिए जो है कुछ अच्छा हो, क्योंकि 5 साल से ऊपर हो चुका है। हर एक एक दिन मुझे पता है कि आप लोगों का कितना मुश्किल से निकलता होगा। सीटेट टेट पास करने से तो वैसे भी कुछ होना नहीं है, नौकरी चाहिए। फिर कोई भी आए, बस नौकरी होनी चाहिए और सही समय पर एग्जाम हो। तो एक अच्छी न्यूज़ आई है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो आप पढ़ाई करते रहो। तो चलिए, अब हमारा यहाँ तक हमने पढ़ा था, बट इसको यहाँ से एक बार और रिवाइज करते हैं। और प्लीज़ कल वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि हमने उसमें सीटेट के टेस्ट लिए हैं, ठीक है। और 5 बजे बीपीएससी का है। तो चलो यहाँ से देखते हैं। और आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तान का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र था। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है। तो ये पूछता है भाषा क्या कौन सी थी, तो फारसी थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एक बद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसको अब हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। और इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो कि जनजातीय भाषा, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आधुनिक बंगाली भी इसका एक हिस्सा बन चुका है। फिर यहाँ पर देखिए, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक श्रेणी है संस्कृत की ऋणी और दूसरी है स्वतंत्र। तो ये भी याद रखिएगा कि बंगाली का जो प्रारंभिक साहित्य है उसको कितने श्रेणी में डिवाइड किया गया है, 2। एक संस्कृत की ऋणी है और दूसरा उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में जो है संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य। मंगल काव्य का मतलब शुभ, जैसे मांगलिक काव्य होता है ना, जो देवी देवताओं से रिलेटेड है। तो पहली श्रेणी, ये 2 श्रेणी में से जो देखिए, पहला तो है पहली श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, दूसरा उससे स्वतंत्र है। तो ये जो पहली श्रेणी है ना, इसमें हमारा मंगल काव्य है, और जो हमारी दूसरी श्रेणी है जो कि स्वतंत्र है, उसमें नाथ साहित्य है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये हमारी पहली श्रेणी में मंगल काव्य है और भक्ति साहित्य, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ भी हैं। और दूसरी श्रेणी हो गई नाथ साहित्य, जिसमें कि आपको मैनामती, गोपी चंद्र, इन सभी से रिलेटेड कहानियां मिलेंगी। याद क्या करना है, 2 चीजें याद रखना कि बंगाल को कितने श्रेणी में बांटे हैं, 2। पहला है हमारा संस्कृत का ऋणी, दूसरा है हमारा स्वतंत्र है। तो जो हमारी संस्कृत की ऋणी है इसमें है मंगल काव्य, और जो हमारा स्वतंत्र है उसमें है नाथ। इस तरीके से आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए, ठीक है। चलो, इतना तो हमारा हो गया था। अब यहां से देखते हैं।
तो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना काफी सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई जाती हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जा सकती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां पर ब्राह्मण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से हमारा नया स्टार्ट है। सबसे पहले पीर और मंदिर। तो देखो ये पीर क्या है, तो पीर जो है ना वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, अब पीर और मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। देखो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पूर्व की ओर वो लोग बढ़े तो जंगल को वो लोग साफ करने लगे, क्योंकि साफ करेंगे फिर वहां पर धान की खेती करें। धीरे धीरे जो है स्थानीय मछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। उसके बाद से आपको पता है कि उन दिनों बंगाल पर जो है मुगल का कंट्रोल था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। जो मुगल थे ना, उन लोगों ने ढाका नगर को अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे। ठीक है, जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे, और ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षक और निर्णायक की भूमिकाएं भी अदा करते थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था, प्यार मिलता था। तो ये जो है लोग इनको पीर कहने लगे, स्नेह और आदर से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीर कौन है। ठीक है ना, यही लोग हैं जो कि एक तरीके से समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया था, और ये नेता शिक्षक और निर्णायक की भूमिका भी अदा करते थे। ठीक है, और इन्हीं लोगों को कभी कभी जो है ऐसा लोगों को लगता था कि भाई इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो इन लोगों को लोग पीर कहने लगे। अब इसमें कई श्रेणियां हैं। देखो इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। ठीक है, और जीवाद ये है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तु, प्राकृतिक घटनाओं में भी, मतलब सब में प्राण है, सब में जीवात्मा है, तो जीवात्माएं भी शामिल हैं। पीरों की पूजा पद्धतियां भी बहुत ही फेमस हो गया था। उनकी मज़ारें भी बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं, और आज भी हैं, आपने देखा होगा। बंगाल में जो है 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया, और मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो उस समय पावरफुल थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंट और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह, जैसे कि कालू मतलब तेली, और कंसारी का मतलब जो घंटा बनाते हैं ना, वो इनके समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नई आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में जो है छान छप्पर वाली झोपड़ी, ये देखिए ऐसी झोपड़ी में रहते थे ना, जो स्थानीय देवता पहले गांव के, ऐसे इस तरीके का, इसको छप्पर वाला घर बोलते हैं। इस तरीके के घर में, इस तरीके के झोपड़ियों में रहते थे, वे पूजे जाते थे। ठीक है, वे पूजे जाते थे, और ब्राह्मणों द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई थी। उनकी प्रतिमाएं भी मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। अब यहाँ से देखते हैं इन मंदिरों की जो शक्ल है या आकृति है ना, वो बंगाल की छप्परदार झोपड़ी है ना, उनकी तरह दो चाला मतलब दो छतों वाली या फिर चार छतों वाली होती थी। इस कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली जो है उभर कर आया, और ये काफी जटिल था। चौचाला मतलब चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या फिर एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार मतलब इस तरीके से रहेगा, चबूतर पर बनाया जाता था, और उनके भीतर कोई भी सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की ना बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी के पट्टियों से सजी होती थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई सजावट नहीं होता था, बट कुछ मंदिर ऐसे थे ना जिसके बाहर काफी डिजाइन वगैरह बना होता था। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये मछली तैयार हो रहा है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ये मछली है, और ये घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग में ऐसा मिला है।
अब ये देखते हैं मछली भोजन के रूप में। देखो, परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुत होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो दोनों वस्तुएं हैं वो गरीब बंगालियों की भोजन सूची में शामिल होगा, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो सस्ती भी होती है, गरीब लोग उसको आराम से खा भी सकते हैं खरीद के। और मछली पकड़ना भी वहाँ का एक बहुत ही प्रमुख जो है, एक तरीके से कहा जाए तो ऑक्यूपेशन है। और बंगाली साहित्य में मछली का भी स्थान कहीं बहुत उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछली को साफ करते हुए और टोकरी में भरकर बाजार लेते हुए दर्शाया गया है। मतलब ये ना मछली की फ़ोटो आपको मंदिर के बाहर साफ करते हुए टोकरी में लेकर जाते हुए सब कुछ अच्छे से दिखाया जाएगा। ब्राह्मणों को सामीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यहाँ पर देखिए। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसका आधा कवर कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा ही बाकी था। तो जो ब्राह्मण थे ना, उनको सामीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसमें ढील दे दी। मतलब ब्राह्मण तो नहीं खा सकते हैं, बट जो बंगाली ब्राह्मण है वो खा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना वृहद धर्म पुराण, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये प्रश्न पूछता है कि वैसे तो ब्राह्मण को जो है सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं है, बट कौन सा ऐसा पुराण है जो कि खाने की अनुमति देता है? तो ये बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ है, जिसने बोला था कि भाई जो स्थानीय ब्राह्मण है, मतलब जो बंगाली ब्राह्मण है, सब सारी मछली नहीं, कुछ खास किस्म की मछली खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर काफ़ी छोटा था और मैंने सोचा कि इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। कल से नेक्स्ट टॉपिक बस लास्ट है क्लास 7 का। ये क्लास 7 का ही है, एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद से आपका क्लास 8। और आप में से बहुत सारे लोग क्लासेस देखना भी बंद कर दिए हैं, मैंने देखा है। पहले तो बहुत लोग देख रहे थे, ऐसा मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है। अप्रैल में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 2 महीने का समय है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट SST के लिए, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि कल का कितना लोगों को याद है। यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, इसमें से मिलान करना है। अनंतवर्मन मैंने आपको बताया था, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, लघु चित्र। मंगल काव्य तो आप बता भी दोगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। और आपने देखा कि जो बंगाल को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें से एक था हमारा स्वतंत्र और दूसरा क्या है, उसी में आता है हमारा मंगल काव्य। लघु चित्र आप मुझे बताइए, बाकी के सारे मिलान आपको करने हैं, ठीक है। मणि प्रवालम क्या है? कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इतने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाना है, कल की क्लास को देखिएगा, एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा, और वहाँ से जाकर आप अच्छे से सब कुछ देख सकते हो। और जो प्रश्न वहाँ पे पूछा गया है ना, वो पूछा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जगन्नाथ संप्रदाय हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिसने क्लास नहीं देखी है वो दोबारा देख पाए अच्छे से। ये देखिए, ये रहा कत्थक, इसको संरक्षक किसने दिया था, ये मैंने आपसे पूछा है। तो आप यहाँ से डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। और ये संरक्षण दिया था अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और ये प्रश्न पूछा है कि कत्थक को संरक्षण किसने दिया था, तो अवध के जो अंतिम थे ना शासक, उन्होंने दिया था। नाम है नवाब वाजिद अली शाह। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्न कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में लिखो। कल की फिर से हमारी नई क्लास होगी, तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।